क्योंकि मैं एक पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल होती है बहुत ही सिंपल। पहाड़ी लोगों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है, लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। मैं समझ गई थी कि ये नहीं होने वाला क्लियर, और मैं होटल रूम में थी और मैंने अपनी मम्मी को बहुत रोते रोते बोला भी उस वक्त कि अब मैं कभी वापस से एग्जाम नहीं दूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अब इतनी ज़्यादा फ्री गाइडेंस अवेलेबल है, इतनी टॉपर स्टॉक है कि आपको एक ना एक दिशा मिल जाती है। अगर आप बहुत सारी टॉपर स्टॉक देखें तो आपको एक कुछ कॉमनैलिटीज़ उनमें दिख जाती हैं और आप अपना फिर एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पहले मेन से शुरुआत करते हैं। ऑप्शनल जैसे मैंने कहा था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स थे उनसे मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और एक्स्ट्रा कुछ बुक्स मैम रेकमेंड करती हैं वो मैंने पढ़ी थी, वो मेरे कॉलेज के टाइम पे भी चलती थी। आई वुड से कि पहले तो सारी जीएस के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी। दोनों पढ़ी थी मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत सेलेक्टिवली पढ़ी थी क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के थ्रू मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई थी। राइट मैम, इसमें जैसे मैं अभी रुकना चाहूँगा, जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एनसीईआरटी में, जैसे बहुत सारी एनसीईआरटी हैं, तो कौन कौन सी आपने पढ़ी थी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें आपने जो ओल्ड और न्यू वाली की चर्चा भी की, तो कौन सी पढ़नी चाहिए, दोनों पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है मेरा एक तरीका था कि मैं जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही होती थी तो मैं अपनी टॉपिक्स पढ़ती थी बुक से, और उसके बाद जब मैं सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगा रही होती थी, अगर सेक्शनल टेस्ट सीरीज में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 मोटिवेशन बाय S2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम बैक टू बैक टॉपर्स टॉप कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं कल्पना पांडे मैम। कल्पना पांडे मैम की बात करें तो इसी साल 102वीं रैंक के साथ मैम का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसे ये मैम ने मुकाम हासिल किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आखिर यूपीएससी की जर्नी में। तो तमाम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल 360 मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में शॉर्ट्स में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम कल्पना पांडे है। मैं एक गरुड़ एक जगह है बागेश्वर ज़िले में, उत्तराखंड में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में कंप्लीट करी। एट दिस टाइम मैं अपनी एमए परस्यू कर रही थी पॉलिटिकल साइंस में ही, और ये मेरा यूपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था, और इस बार मुझे 102 रैंक हासिल हुई है। राइट। सो मैम, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन की क्या फीलिंग्स थी, कैसा लग रहा था और किसने देखा था, कैसे पता लगा कि 102वीं रैंक आई है, कैसे रिजल्ट का कैसे पता लगा आपको? एक्चुअली एट द मॉर्निंग हम लोग नीम करोली बाबा के आश्रम गए थे। सुबह वो पहले से प्लान था, ऐसा नहीं था कि रिजल्ट आएगा तो जाएंगे। तो बाई चांस हम लोग सुबह वहाँ गए थे, और जब हम लौट रहे थे तो मैं अल्मोड़ा पहुँची थी। वो मेरे घर से अराउंड 3 घंटे दूर है। तो वहाँ पर वो कप्तान वाले ग्रुप में वो चल रहा था कि अभी आने वाला है, और उसके बाद फिर वो PDF आ गई। मैं अपना रिजल्ट कभी खुद नहीं देखती हूँ। तो फिर एक फ्रेंड से मैंने कहा था कि आप मेरा रिजल्ट, तो फिर मैंने उन्हें भेजा और उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि रैंक 102 कल्पना तुम्हारा नाम है लिस्ट में। फिर वापस मैंने चेक किया, और मेरे पेरेंट्स, हम उस वक्त किसी रेस्टोरेंट में रुके थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को जाकर बताया, और बस वहीं से फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आया पेरेंट्स की तरफ से और कैसा लगा, कितनी खुशी हुई आपको रिजल्ट देखने के बाद? आई थिंक एज एन एस्पिरेंट तो सबसे पहले आपको ऐसे रिलीफ फीलिंग होती है कि लिस्ट में आपका नाम है, होली PDF में आपका नाम है, तो एक रिलीफ वाली फीलिंग थी इनिशियली। उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। मेरे पापा ने फिर सब जगह सबको, इनफैक्ट जिस रेस्टोरेंट में हम थे वहाँ पे सबसे पहले पापा ने सबको बताया। और मेरे लिए इनिशियली तो बहुत रिलीफ वाली फीलिंग थी। उसके बाद जब से लोग घर में आने शुरू हुए और इतने लोगों से मुझे सम्मान और प्यार मिला, तो अब मुझे लगता है कि सक्सेस अब थोड़ी सी सिंक इन हुई है। राइट। सो मैम, बात करें आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की, कहाँ हुई और कैसे हुई, और बात करें आपके बचपन की, कैसा रहा आपका बचपन, और शुरुआत में अगर कॉलेज मतलब स्कूल टाइम में आप कैसे एस्पिरेंट थे, टॉपर्स थे, एवरेज थे, या फिर कैसे एस्पिरेंट थे आप? मैं क्योंकि मैं एक पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल होती है बहुत ही सिंपल। पहाड़ी लोगों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है, लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। तो ऐसी लाइफस्टाइल रही है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। और यहीं के एक स्कूल, सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन कंप्लीट करी थी। इट इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और CBSE बोर्ड से मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट 10th तक, तो आई वुड से आई स्कोर्ड रियली वेल। आई वॉज ऑलवेज अमंग द टॉपर्स। नाउ दिस इज़ नॉट टू एग्जैजरेट,
बट उसके बाद मैं हल्द्वानी नैनीताल से मैंने अपनी पढ़ाई करी, निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आई वुड से कि आई वॉज नॉट अमंग द टॉपर्स एंड आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट देन, और एक लो फेज था मेरी पढ़ाई का वो। उसके बाद जब मेरी 12th खत्म हुई तो इनिशियली 11th में ही मैंने ये ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके बाद जो है ह्यूमैनिटीज़ ही परस्यू करूँगी, क्योंकि समहाउ मुझे इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 12th तक मैंने साइंस स्ट्रीम, मेरी मैथ्स थी 12th तक। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी, आर्यभट्ट कॉलेज से, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में। और वहाँ मैं कहूँगी कि फिर से एक हाई मिली अपनी पढ़ाई को। इट वॉज़ अ वेरी गुड फेज ऑफ माई करियर एंड माई लाइफ एज वेल। राइट। एंड गोइंग टू DU changed many things for me. राइट जी। सो मैम बात करें कि यूपीएससी का ख्याल कब से आया, कब से आपने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, और कब से स्टार्ट की थी आपने? जैसे एक सवाल होता है काफ़ी एस्पिरेंट का कि कॉलेज के साथ साथ कर दें या फिर कॉलेज करने के बाद, आपने कब से स्टार्ट कर दिया था और क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे? द ड्रीम ऑफ यूपीएससी वो मेरे पापा ने मुझे इनिशियली दिया था। बहुत बचपन, जब मैं 3-4 साल की थी तो वो मुझे बताते थे डीएम और ये क्या होते हैं, कैसे कैसे समाज में काम करते हैं। मुझे लगता है जब हम छोटी जगह से आते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। बड़े शहरों में लोगों को इतना पता नहीं रहता, लेकिन उसके वक्त पापा ने सबसे पहले ड्रीम दिया था। लेकिन आई वुड से कि 2018 तक मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूं। 2018 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारी फैमिली को ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इन सब का एक्सपोजर मिला। और उस फेज़ में मैंने ये डिसाइड किया कि जो लूप होल्स हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि बहुत फिंगर पॉइंटर्स हम होते हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ प्रिविलेज्ड सिटीज़न जिसे अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला और इतना डेवलपमेंट डेफिसिट था पहाड़ों में कि हमेशा से एक इंस्पिरेशन थी कि अगर कुछ करने का मौका मिला तो आई वुड लाइक टू चेंज थिंग्स ऑन ग्राउंड। तो जी 2018 में मैंने डिसाइड किया। राइट। सो मैम अपने दूसरा अटेम्प्ट था आपका जी, तो जो पिछला अटेम्प्ट था उसका क्या रिजल्ट रहा? मेरा 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। राइट जी। सो मैम आपने गलतियां एनालिसिस की होंगी उसमें प्रीलिम्स में, क्या गलतियां रही जो प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर बाद को आपने क्या इंप्रूवमेंट किया जो आप फाइनली इतनी अच्छी पोस्ट के साथ, आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले लिया, क्या इंप्रूवमेंट किया बाद को? एक्चुअली आई वुड से कि मैंने मेहनत बहुत करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। yes. मुझे तो लगता है शायद इस अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने पहले अटेम्प्ट में करी। पहले वाले में ज़्यादा की थी। अच्छा। क्योंकि 2019 से जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में थी तो मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी थी यूपीएससी की, और 2021 तक मेरा जो था आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और 10th अक्टूबर को प्रीलिम्स था और मैंने वो दिया, बट समहाउ मेरे पहले जीएस पेपर के बाद ही मैं समझ गई थी कि ये नहीं होने वाला क्लियर। और मैं होटल रूम में थी और मैंने अपनी मम्मी को बहुत रोते रोते बोला भी उस वक्त कि अब मैं कभी वापस से एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद आई वुड से कि मैंने जब बाकी अपने आंसर कीज से मैच किया था कोचिंग की, तो समहाउ आई वाज गेटिंग ऑन द एज। तो मुझे लगा कि शायद 1-2 नंबर से हो सकता है हो जाए, बट कोचिंग आंसर कीज बहुत चेंज होती हैं। और उसके 10-15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का वो एनरोल हो चुका था। तो समहाउ आई थॉट कि चलो अब ये हो चुका है तो लेट्स गो फॉर इट। और अगले प्रीलिम्स को 8 ही महीने थे, तो फिर दोबारा से स्ट्रेटेजाइज किया। आई वुड से कि इनिशियली तो मैंने इस बात पे फोकस किया कि मेरे मेंस का जो भी टाइम है वो मैं कवर कर लूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। उसके बाद अपनी प्रीलिम्स की गलतियों को समझा, एनालाइज किया। तो सबसे मेजर मिस्टेक जो मुझे लगता है वो थी कि पैनिक होना, वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कोई और पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया। इनफैक्ट 12th में भी मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भरा था एक्सेप्ट DU, और DU इज़ मेरिट बेस्ड। तो उस वक्त आई वुड से कि वो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और वो इनिशियली क्वेश्चंस देखना, क्योंकि ओलंपिक्स के क्वेश्चन थे उस साल और क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने तो वापस पेपर चेक किया था कि CSET का पेपर आ गया या GS का। तो आई वुड से कि इनिशियली एक माइंडसेट मेरा जो था वो प्रेशर वाला आ चुका था कि पेपर बहुत टफ है और पता नहीं हो पाएगा नहीं। और एंड मोमेंट में टाइम मैनेज अच्छे से नहीं हो पाया। 10-15 मिनट्स में ही जो है मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आई वुड से पैनिक सिचुएशन में जल्दी करने की वजह से बहुत नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। तो इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत ध्यान रखा इस चीज़ का, बहुत सारे मॉक्स और सिमुलेटर्स लगाए। राइट। सो मैम बात करें शुरुआत कैसे हुई यूपीएससी की, क्या पढ़ना स्टार्ट किया था आपने शुरुआत में, कैसे तैयारी स्टार्ट की थी आपने? जी आई थिंक सबसे पहले तो हमें इस एग्ज़ाम को समझना होता है कि इसके क्या क्या फेजेज़ हैं और क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, आप उन्हें देखें। और इसी से मैंने भी स्टार्ट किया था। उस वक्त कॉलेज के मेरे प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं पूछती थी कि इसे कैसे करना चाहिए, उन्होंने मुझे गाइड किया था। और उसके बाद मैंने इनिशियली उस वक्त ये फोकस किया था कि जो मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे लगा कि इसी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ इस वक्त मैं पढ़ सकूँ तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैंने इनिशियली अपने ऑप्शनल पे फोकस किया था।
और शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स खरीदे थे मार्केट से, और एक्स्ट्रा जो बुक्स मेरे कॉलेज के साथ भी होती थी तो वो पढ़ती थी। और उस वक्त इनिशियली आई वुड से कि कॉलेज के टाइम तो ऑप्शनल पे ही फोकस किया, न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत फोकस किया, और उसके बाद अपनी जीएस के जो मेंस के सब्जेक्ट्स थे और आंसर राइटिंग पे फोकस किया। आई वुड से कि लास्ट के 3 to 4 मंथ्स मैंने फिर प्रीलिम्स को दिया। राइट। सो मैम बात करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई, आपने कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडी की थी? मेरी पूरी सेल्फ स्टडी थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मैंने मेंस के वक्त अपनी टेस्ट सीरीज़ ली थी फोरम IAS से, मैं उनके मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा थी, और उसके बाद इंटरव्यू के दौरान मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। मेरी कोचिंग के साथ बस इतना ही संबंध था, और एक शुभ्रा रंजन IAS से मैंने अपने आंसर राइटिंग का जो मॉड्यूल है वो लिया था। राइट। सो मैम जैसे काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कोचिंग करना चाहिए, आपने सेल्फ स्टडी से किया है, तो क्या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है, और कोचिंग का कितना रोल रहता है अगर आप बता पाओ? ऐसे तो आपने कोचिंग नहीं लिया है, जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कोचिंग करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोचिंग ज़रूरी है, कितना हेल्पफुल रहता है कोचिंग? आई थिंक ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होगा कि आप कोचिंग लेना चाहते हैं या नहीं, और आपको सेल्फ एनालिसिस इस वक्त करना पड़ेगा कि कोचिंग की आपको कितनी ज़रूरत है। क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ में ही अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे पढ़ना बहुत वैसे भी पसंद था, तो एक्स्ट्रा बुक्स भी मैं पढ़ती थी, तो उसको लेके मुझे था कि अगर मैं खुद से ही नोट्स और ये सब कर पाऊँ तो इट विल बी बेटर। और मेरे पास टाइम भी उस वक्त काफ़ी था, 2019 से पढ़ना शुरू किया था और 21 में अटेम्प्ट था, तो मेरे पास टाइम था कि मैं समझ पाऊँ कि मुझे कोचिंग चाहिए या नहीं। और जब मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडीज़ को दिया इनिशियल 6 मंथ्स, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये डुएबल है, ये बिना कोचिंग के किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अब इतनी ज़्यादा फ्री गाइडेंस अवेलेबल है, इतनी टॉपर स्टॉक है कि आपको एक न एक दिशा मिल जाती है। अगर आप बहुत सारी टॉपर स्टॉक देखें तो आपको एक कुछ कॉमनैलिटीज़ उनमें दिख जाती हैं, और आप अपना फिर एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं उन सबको एनालाइज करके। राइट मैम, जैसा कि आपने कहा कि यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, तो जब वो यूट्यूब पर मतलब देखेंगे तो काफ़ी सारी मतलब स्ट्रेटजी वगैरह पड़ी हुई है, उसमें वो भटक जाएंगे, वो पहचाने कैसे कि हमारे लिए कैसा सही है, या फिर उस पर भटकने से कैसे बच सकें वो यूट्यूब पर? मुझे लगता है कि जो टॉपर स्टॉक होती है, अगर आप उन्हें देखें तो उसमें कुछ कॉम्युनिटीज़ हर टॉपर में आपको दिखेंगी कि सबने कुछ एक स्पेसिफिक बुक्स को फॉलो किया है, सबने एक स्ट्रेटजी अपने डिफाइन करी है कि इतने मंथ्स तक मुझे ऑप्शनल करना है, इतने मंथ्स मुझे मेंस करना है, और इतना टाइम मैं प्रीलिम्स को दूंगा। उसके बाद अगर हम देखें तो टेस्ट सीरीज़ के लिए हर कोई रूट करता है, राइट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसको लेके मुझे लगता है कि सबके टॉपर स्टडीज़ में से आप देखें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपको किस टॉपर में लग रहा है कि सिमिलर बैकग्राउंड है, सिमिलर ऑप्शनल है, तो आप वहाँ से देखें और फिर उसको आप मॉडिफाई कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्लाइंड एकदम उसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अपना सॉर्ट एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप अपनी एक स्ट्रेटजी जो है ओरिएंट कीजिए। राइट। सो मैम बात करें आपकी स्ट्रेटजी की, आपने कैसे तैयारी की प्रीलिम्स मेंस के लिए, क्या रिसोर्सेस रहा है आपके, कैसे तैयारी की? जी, पहले मेन से शुरुआत करते हैं। हाँ। ऑप्शनल जैसे मैंने कहा था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स थे उनसे मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और एक्स्ट्रा कुछ बुक्स मैम रेकमेंड करती हैं वो मैंने पढ़ी थी, वो मेरे कॉलेज के टाइम पे भी चलती थी, तो इसलिए मैंने पढ़ी। उसके बाद आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि जब आप ऑप्शनल पढ़ भी रहे हैं अपना, जैसे जैसे आप एक सिलेबस का टॉपिक खत्म करते जाते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। right. उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे और आप देखेंगे कि जो आपने पढ़ा क्या उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो यानी कि आपका उस दिन के लिए वो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने उस तरीके से नहीं सोचा था तो फिर अलग तरीके से थोड़ा सा सोच के उसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑप्शनल का था। उसके बाद GS 1 की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है, आई वुड से कि पहले तो सारी जीएस के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी। दोनों पढ़ी थी। मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत सेलेक्टिवली पढ़ी थी क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के थ्रू मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई थी। राइट मैम, इसमें जैसे मैं अभी रुकना चाहूँगा, जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एनसीईआरटी में, जैसे बहुत सारी एनसीईआरटी हैं, तो कौन कौन सी आपने पढ़ी थी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें आपने जो ओल्ड और न्यू वाली की चर्चा भी की, तो कौन सी पढ़नी चाहिए, दोनों पढ़नी चाहिए, फिर कौन सी पढ़नी चाहिए? आई थिंक ये एक आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहली बात तो जो न्यू एनसीईआरटीज हैं वो बहुत ही क्योटिक है, उसमें एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकली चीज़ें नहीं दी। अगर हम हिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें, अगर आप पुरानी कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकली वो इवेंट्स दिए हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बहुत आर्ट एंड कल्चर बेस्ड है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी समझनी है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कीजिए या किसी कोचिंग के नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू ओल्ड एनसीईआरटीज। उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स देती हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में न्यू एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन है। अगर हम मॉडर्न इंडिया की अगर
स्पेसिफिक बात करें या फिर एंशंट की बात करें, तो उसमें जो डायग्राम्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो फिर वो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं बहुत सेलेक्टिवली इसे पढ़ती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने वो पूरी अच्छे से ही रिवाइज करी थी, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देती थी। और एग्जाम से पहले भी मैं जो एंशंट की न्यू एनसीईआरटी है उसके डायग्राम्स को अच्छे से देखती थी। बाकी ज्योग्राफी के लिए तो आई वुड से कि एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ, वो अपने आप में बहुत एलैबोरेट हैं, बहुत वास्ट हैं, और उन्हीं को कवर करना चाहिए। और उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में थी, ऑप्शनल भी था, तो मैंने उसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। सेम वेज इकोनॉमिक्स में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे एकदम ऐसा चाहिए था कि जो मुझे शुरू से एंड तक अच्छे से क्लियर करवा दे हर चीज़। तो उसके लिए मैंने बस एक ही चीज़ रेफर करी थी, वो थी विवेक सिंह सर की इकोनॉमी की बुक, उनका टेलीग्राम चैनल, और उनकी जो थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब, उनके जो 550 MCQ सीरीज़ आती है ये सब भी मैंने फॉलो करी थी, और इसके लिए मैंने कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करी थी। जी। और मैम बात करें, जैसे आपने कहा था कि एनसीईआरटी को आप हाईलाइट कर लेते थे, तो आपने कब से हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था, कौन सी रीडिंग से, और क्या नोट्स वगैरह बनाए थे, और एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए या ज़रूरी नहीं है? आई वुड से कि अगेन ये बहुत एक स्पेसिफिक पर्सनल डिसीजन होगा। पहली रीडिंग में आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको हाईलाइट करना चाहिए। मुझे लगता है मेरा एक तरीका था कि मैं जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही होती थी तो मैं अपनी टॉपिक्स पढ़ती थी बुक से, और उसके बाद जब मैं सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगा रही होती थी, अगर सेक्शनल टेस्ट सीरीज में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी स्टैंडर्ड बुक से आता है तो मैं उससे स्टैंडर्ड बुक से चेक करती थी, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक में उस पार्ट को मैं हाईलाइट कर देती थी, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, यानी ये पार्ट है जो मुझे यहाँ से नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें तो मुझे आ गई हैं, तो बस मैं उसी को हाईलाइट करती थी जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। मैम जैसे कि मतलब सी सेट काफ़ी हार्ड होता जा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी एस्पिरेंट, तो सी सेट के लिए आपने कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी रही सी सेट के लिए, आपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी 12th तक मैथ्स थी, तो आई वुड से कि मेरा एकदम प्रॉपर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं रहा, ऑल्दो टच थोड़ा सा चले गया था मैथ्स से, लेकिन आई वॉज गुड एट मैथ्स ऑलवेज, तो इतना डर नहीं था पहली चीज़ तो मैथ्स को लेकर। बट मेरा पहला सी सेट क्लियर नहीं हुआ था, उसकी तो एक ये भी वजह थी कि मुझे पता था कि जीएस नहीं हो रहा, तो मैंने उतने दिल से अटैम्प्ट ही नहीं किया था पेपर। बट जो ये वाला मेरा प्रीलिम्स था उसके लिए मैंने सी सेट की बिल्कुल अच्छे से तैयारी की थी, क्योंकि सी सेट इज़ मेक और ब्रेक वाला गेम हो गया अब तो, और उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, इट्स नॉट ओनली 10th लेवल मैथ्स नाउ। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल था सी सेट मंत्रा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर देते हैं और कुछ कुछ के आंसर्स वो यूट्यूब पे अपने डाल देते हैं कि कैसे से सॉल्व करना है। मैं अराउंड जब मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी फरवरी में 2022 में, तब से ही मैंने सी सेट को भी अपना टाइम देना शुरू किया था। शाम के टाइम में मैं 1 या 2 आवर्स उसे देती थी, तो मैं प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करती थी सी सेट के। उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट सी सेट के लिए। एक बार जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन जो है आप उठाएंगे और आप देखेंगे कि आपने 2 घंटे में कितना ये कर लिया है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम लाइक सिचुएशन भी नहीं है अभी, तो उसमें भी 2 घंटे में आप क्या क्या कर पा रहे हैं और क्या क्या आपके वीक एरियाज हैं। उसके थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसेजेस और कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उसे सोचा था कि अगर 35 पैसेजेस भी आ रहे हैं तो मैं अराउंड 32 अटैम्प्ट कर सकती हूँ, वो भी आधे घंटे में, तो वो एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उस पर इनिशियली हाफ एन आवर दिया। उसके बाद रीजनिंग और जो पॉइंट वाला एरिया होता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने कम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और मैथ्स वाले पोर्शन के लिए मैं ज़्यादा टाइम रखती थी, 40-45 मिनट्स रखती थी। एंड में भी मैं 10 to 15 मिनट्स सी सेट के टाइम पे सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए रखती थी जो कि अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ, चाहे वो पैसेजेस हो या रीजनिंग हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो। राइट मैम, एक करंट अफेयर्स को लेकर भी काफ़ी इशू रहता है, तो आपने अपने करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया, क्या क्या पढ़ते थे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर को सेल्फ पढ़ते थे या एनालिसिस वगैरह देखते थे यूट्यूब पर? मैं इनिशियली तो आई वुड से कि मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब मैं एनालिसिस वीडियोस देख लेती थी, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एनालिसिस वीडियो देख रही हूँ तो मेरा एक थिंकिंग का होराइजन नहीं इतना बढ़ रहा, क्योंकि कोई और समझा रहा है, तो फिर जी, तो उसके बाद से मैंने इनिशियली 1-2 मंथ्स के बाद से खुद से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। वो तब जब मुझे अपना पॉलिटिकल साइंस और मेरा जीएस थोड़ा बहुत कवर हो चुका था, तो न्यूज़पेपर समझ में आने लग गया था। तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मेंस तक मैंने द हिंदू पढ़ा, मेंस खत्म होने के बाद मैंने बाकी न्यूज़पेपर्स भी पढ़ना शुरू किया था, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी और न्यूज़पेपर्स। तो फिर जो एडिटोरियल्स होते थे, अगर कोई इशू चल रहा है तो मैंने अपने एवरनोट पे फोल्डर्स बनाए थे, GS 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स। तो उसमें मैं क्या करती थी कि अगर कोई एडिटोरियल है, कोई इशू चल रहा है, तो मैं उस इशू को वहाँ पे अपने सिलेबस के नीचे पॉइंट वाइज उसमें बता देती थी कि एडिटोरियल से मैंने क्या क्या नए पॉइंट्स लिए हैं, ताकि फिर अगर उस एडिटोरियल बार बार कुछ एडिटोरियल्स रिपीट होते हैं एक ही इशू पे, तो बाद में उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि कुछ इशूज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ के ऑलरेडी नोट डाउन कर लिए थे। तो मैं उसका मेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके नोट्स
नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर से, और बाकी मैं मंथली मैगजीन विजन की फॉलो करती थी, और PT 365 भी मैंने फॉलो की, और मेंस 365 भी फॉलो की। राइट। हम बात करें जैसे अब जो 2023 वाला प्रीलिम्स है वो तो अब होने वाला है, 1-2 दिन बचा है। अगर बात करें हम 2024 वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी से उनको? अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो कब उनको ऑप्शनल की तैयारी कर लेनी चाहिए, और कब प्रीलिम्स की और कब मेंस की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2024 वालों के लिए? जी, पहली बात तो कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी किसी की नहीं होती, सबको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। बट आई वुड से कि अगर आप जल्दी से अपना ऑप्शनल खत्म कर लें तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क्स वाला एरिया आपका कवर हो जाता है। और ऑप्शनल जो होता है आपके कई सारे सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करता है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो GS 1, 2, 3, 4 सभी उसमें कवर होते थे, ऐसे उसमें कवर होता था। मुझे लगता है कि मेरा ऐसे का जो स्कोर है 144 इस पर, वो भी कम्प्लीटली उसी वजह से है क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था। तो ऑप्शनल जितना आप अच्छे से कर लें वो आपके बाकी चीज़ों में हेल्प करता है। उसके बाद आई वुड से कि आप उसके बाद जो है मेंस की आंसर राइटिंग को इनिशियली बहुत अच्छे से फोकस करें, अपने जो है थिंकिंग को वाइडन करने की कोशिश करें न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ों से, नोट मेकिंग करने की। उसके बाद मुझे लगता है कि इस वक्त क्योंकि प्री का जो स्टैंडर्ड है अब वो और बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको तो कम से कम 4 to 5 मंथ्स देने चाहिए। मुझे लगता है जनवरी से आपको सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए और फरवरी एंड से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर लेने चाहिए, और CSET को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, CSET की भी फुल लेंथ टेस्ट देनी चाहिए। राइट। मैम बात करें आपके मतलब डेली रूटीन की, आप कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल रहता था आपका? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 3:55 पे मेरा अलार्म बजता था, और 3:55 पे मैं उठती थी, 5 मिनट में अपने आप को जगा लेती थी। मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे लगता है जैसे आप उठते हैं तो 20 मिनट तक आप सीधे वो काम कीजिए जो आपको करना ही है। तो 20 मिनट्स 4:20 तक मैं अराउंड कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर देती थी पढ़ना। वो जनरली मेरे करंट अफेयर्स होते थे। जी, उसके बाद आई यूज्ड टू फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग, एक वॉक लेके फिर उसके बाद मैं अपनी दिन भर की पढ़ाई शुरू करती थी। और उसके बाद मेरे ब्रेक्स होते थे कि देखिए अगर एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, प्रीलिम्स को 4 महीने 3 महीने तो ये उस वक्त का ही मैं रूटीन बता रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं 1 घंटा ब्रेकफास्ट में, 1 घंटा लंच, और डिनर में 1 घंटा शाम को मैं एक और बार एक वॉक लेती थी 1 आवर। तो ये सब टाइम हटा ले तो रात के 10:30-11 बजे मैं सो जाती थी और सुबह 4 बजे में उठती थी। राइट। सो मैम बात करें अब आपका इतनी अच्छी पोस्ट के साथ सिलेक्शन हो गया है, आपकी ड्रीम पोस्ट पर वो भी, तो अब कैसा लग रहा है आपको, अब क्या फीलिंग्स है? आई थिंक अभी तो बहुत रिलीव्ड फीलिंग है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, इस पोजीशन पे आ सकूँ। पर मुझे लगता है कि सफ़र की शुरुआत अभी हुई है। ये तो एक बहुत ही पर्सनल सक्सेस है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी रैंक आई है। मुझे लगता है असली काम अभी बाकी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी। राइट। सो मैम अगर बात करी जाए कि आपकी सफलता का श्रेय किस किस को जाता है तो थोड़ा उसके बारे में और। जी, सफलता का श्रेय निश्चित रूप से मेरे माता पिता को जाता है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, संहिता और प्रगति। उन दोनों ने बहुत हेल्प करी है। मेरी फ्रस्ट्रेशन और मेरा लो डेज ऑफ मोटिवेशन बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मेरे दोस्त मानसी, दीपाली, स्वाति, आई वुड से कि इंटरव्यू फेज में ही इज़ एन IAS ऑफिसर मृदुल शिवहरे सर, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करी है। उन्होंने मुझे मेंटोर किया है फॉर द इंटरव्यू फेज। तो आई वुड से कि इन सभी लोगों को, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स को आई वुड से कि बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। राइट। सो मैम बात करें जैसे एक काफ़ी मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जैसे UPSC एग्जाम है, काफ़ी मतलब एक लंबी जर्नी है और आपको भी एक बार फेलियर का सामना करना पड़ा, तो इसमें आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, कैसे अपने माइंड को स्टेबल रखती थी आप? जी, मुझे लगता है कि जैसे कि UPSC का ही नहीं, ज़िंदगी भी बहुत अनसर्टेन है। Yes, right. तो आप ऐसे में सोचो कि ये एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगी और इतना बेस्ट दूंगी कि जब नहीं भी होगा मेरा सिलेक्शन तो मैं इस सोच की थी कि अगर हो गया तो गुड, नहीं भी हुआ तो मैं पीछे जब पलट के देखूँ तो मुझे ये ना लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सपना था और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ नहीं झोंक दिया। Yes, right. तो बस वो एक चीज़ थी कि जब कोई रिग्रेट ना रह जाए, बस उस फोकस के साथ में पढ़ाई करती थी कि ईच डे एट अ टाइम जो हम कहते हैं, और टाइम निकल ही जाता है। और मुझे लगता है कि UPSC की प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, ये बहुत मोनोटोनस आपका रूटीन हो जाता है, लेकिन आपको इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ने को मौका मिलता है, इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है, इतने डाइवर्स उसमें सब्जेक्ट्स हैं, साइंस से लेके जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सब कुछ आप पढ़ते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी पढ़ाई कभी भी ऐसे बोरिंग नहीं होती है। Yes. तो वो एक चीज़ है। और ऑप्शन आप अगर अपना अच्छे से चूज़ करें तो वो भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आपका कुछ और पढ़ने का मन नहीं है तो आप अपना ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। Right. और एवरी डे मुझे लगता है आपको अपनी हॉबीज़ को टाइम देना
चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए अपने घर में या अपने दोस्तों से, उन लोगों से बात करने के लिए जिनसे बात करके आपको ग्राउंडेड और हम्बल फील होता है, जो कि आपकी यूपीएससी की दुनिया से बाहर है, जिन लोगों को आपकी सफलता और विफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके लिए आप वही हैं जो आप हैं, तो उन लोगों की टच में रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैम लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? जी मेरी यही एडवाइस रहेगी सभी को कि क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दीजिए इस बात के लिए कि मैं ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ। अगर आपके दिमाग में वो रीज़न क्लियर है तो फिर जस्ट गो फॉर इट। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसे फॉलो कीजिए और अपने आप को एक निश्चित समय दीजिए कि ये और ये अटैम्प्ट है, बस इसमें ही मुझे क्लियर करना है एग्ज़ाम। और ये मत सोचिए कि इतनी सारे लोग फॉर्म भरेंगे, कितनों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एक ही हैं और आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आपको 10 पोस्ट नहीं चाहिए। तो आपके लिए वो एक पोस्ट बनी होगी तो वो ज़रूर होगी और वो आपकी मेहनत से आपको बिल्कुल मिलेगी। तो आप हर रोज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पढ़ाई कीजिए, लोगों से टच में रहिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त अपने आप को सबसे ज़्यादा समय देने में आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है, तो गो फॉर इट और परसिवेरेंस रखिए अपने अंदर। एक कोट है कि प्रेशर इज़ प्रिविलेज। जब आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है तो आप समझिए आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आपके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो मजदूरी कर रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर बहुत अलग तरीक़ा का प्रेशर है और आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत अलग है। आपको एक इतनी बड़ी पोस्ट पे और इतनी पावरफुल पोजीशन पे जाने का प्रेशर है, तो उसे आप एक पॉजिटिवली देखें और बिल्कुल मेहनत कीजिए। और मुझे लगता है कि निरंतर मेहनत करने से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी अगर एग्ज़ाम में सफलता, तो लाइफ के अंदर आप ज़रूर सफल रहेंगे। सो मैम थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें जो मैंने मैम से डिस्कस की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम नेक्स्ट इंटरव्यू में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।